नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक लठैत का जो अंजाम होता है वही धनखड़ का हुआ। एक समय के बाद लठैत को भ्रम हो जाता है कि वही मालिक है, और जैसे ही उसे यह भ्रम होता है, मालिक उसका भ्रम चकनाचूर करके उसकी लाठी छीन लेता है। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उनके इस्तीफे के समय और कारणों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे सीधा सवाल है वो ये कि नरेंद्र मोदी के आगे सिर झुकाकर, नाक रगड़कर भी जगदीप धनखड़ को क्या मिला सिवाय जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती के। इसीलिए आदमी को रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। धनखड़ को उनकी औकात बताने में एक सेकंड की भी देरी नहीं लगाई गई। दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. तो जो जगदीप धनखड़ अपनी नौकरी बचाने के लालच में लोकतंत्र की बुनियादी नैतिकताओं को भी अपने जूते के नीचे मसलते रहे, उन्हीं धनखड़ के स्वाभिमान को हालात ने ऐसे कुचल दिया जैसे वो कोई थे ही नहीं। जगदीप धनखड़ का नाम जब भी इतिहास में आएगा, उन्हें एक ऐसे बेगैरत, निर्लज्ज और ढीठ नेता की तरह याद किया जाएगा जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी ही नहीं। एक भांड जिसने नरेंद्र मोदी के सामने अपने आत्मसम्मान तक को गिरवी रख दिया था, और जिस आदमी के लिए अपना आत्मसम्मान ही कोई मायने न रखता हो, वो लोकतंत्र के सम्मान को क्या ही आगे ले जाता। एक बात कहने में बुरी लगती है और सुनने में तो इससे भी ज्यादा बुरी लगती है, लेकिन हमारे और आपके बुरा लगने से यह सच बदल नहीं जाएगा कि धनखड़ के लिए न तो संसदीय परंपराओं का कोई मतलब था, न संविधान का कोई अर्थ, और न ही जनतंत्र में कोई सम्मान, आस्था और श्रद्धा तो जाने ही दीजिए। जरा मोदी के आगे धनखड़ के 90 डिग्री के कोण पर झुकी इस तस्वीर को देखिए। शर्म आती है कि भारत के उच्च सदन की सबसे ऊंची आसंदी पर बैठने वाला शख्स इतना नीचे झुक जाता था। वरिष्ठ पत्रकार अनिल जैन ने ऐसे ही नहीं लिखा है कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा चाहे जिस वजह से दिया हो, इतिहास उन्हें एक बेहद घटिया, बेगैरत और रीढ़हीन उपराष्ट्रपति के रूप में ही याद करेगा। राज्यसभा के सभापति और राज्यपाल के रूप में भी वे हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी के लठैत की भूमिका में ही नजर आए। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन वो जिस तरह से राज्यसभा का संचालन कर रहे थे, उससे लग नहीं रहा था कि उनकी तबीयत खराब है और उनकी हालत इतनी गंभीर है कि वो अब ये बोझ नहीं उठा पा रहे। जी हां, बोझ। भारत की महान संसदीय परंपराएं उनके लिए बोझ की तरह ही रहीं, जिन्हें उन्होंने सदन में कदम रखते ही नरेंद्र मोदी के चरणों में अर्पित कर दिया था, और पहली फुर्सत में लोकतांत्रिक नैतिकता का सारा बोझ उतार फेंका। वरिष्ठ पत्रकार और बड़े लेखक राकेश कायस्थ ने पूछा है, उपराष्ट्रपति बनने के बाद से जगदीप धनखड़ की अपनी सेहत ज्यादा खराब हुई या फिर संसदीय लोकतंत्र की? वो कहते हैं, धनखड़ का इस्तीफा मोदी काल का पिछले 11 साल का सबसे नाटकीय घटनाक्रम है। राज्यसभा के इतिहास में ऐसा कोई सभापति नहीं हुआ जिसने धनखड़ सरीखा लठैतों जैसा आचरण किया हो। असल में उन्हें यह कुर्सी ही बंगाल के राज्यपाल के रूप में ममता बनर्जी को परेशान करने के ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से मिली थी। वो राजभवन से ही सरकार को चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी जैसी मजबूत नेता ने उनकी कोशिशों पर बहुत मुश्किल से लगाम लगाया, और इस चक्कर में वो बार बार बेइज्जत हुए। याद कीजिए, धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले थे। वो लगातार राजस्थान के दौरे करने लगे थे, राज्य सरकार को दरकिनार करके अधिकारियों की बैठक ले रहे थे और एक तरह से चुनावी भाषण देते घूम रहे थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन पर अपने पद की गरिमा को दांव पर लगाने का आरोप लगाया था। दरअसल धनखड़ हर दिन लोकतंत्र को औकात दिखा रहे थे, और भाजपा धनखड़ को। राज्यसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की शाम को जो बैठक उन्होंने बुलाई थी, उसमें सदन के नेता जेपी नड्डा ही नहीं पहुंचे, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू तक नहीं पहुंचे। नतीजा, बैठक रद्द करनी पड़ी। इसके पहले नड्डा ने सदन में खुलेआम धनखड़ की बची खुची इज्जत की बकिया उधेड़ते हुए उसे एक तरह से चुनौती दे चुके थे कि आसन पर जो आदमी बैठा हुआ है उसका कोई अर्थ नहीं, मेरा कहा उसे मानना होगा। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. ऐसी घनघोर बेइज्जती के लिए कोई और नहीं, खुद धनखड़ जिम्मेदार है। उन्होंने निष्पक्षता के सबसे ऊंचे आसन पर बैठकर पूरे विपक्ष के साथ अपने गुलाम की तरह व्यवहार किया।
इसका अंजाम यही होना था। नड्डा ने खुलेआम उन्हें उनकी औकात बताई और बिना किसी इशारेबाजी के जता दिया कि आपकी हैसियत हमारे गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं, हमारे लठैत से ज्यादा कुछ नहीं। धनखड़ इस पर तमतमा उठे थे। उन्हें बुरा भी लगा होगा, लेकिन गुलामों को न तमतमाने का अधिकार होता है और न बुरा लगने का। इसके बाद उनकी तबीयत अचानक से इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि इस्तीफे से ही कुछ बेहतर हुई। विपक्ष लगातार जगदीप धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाता रहा है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक बार बार इल्जाम लगाते रहे हैं कि आप मुझे बोलने नहीं देते, हमेशा रोकते हैं, मेरे बोलने के समय में आप ही बोलते रहते हैं। लेकिन इसे उन्होंने हमेशा हवा में उड़ाया। उन्होंने सदन के बाहर हुई अपनी मिमिक्री को रिकॉर्ड करने के लिए राहुल गांधी तक को नहीं छोड़ा, जबकि राहुल उच्च सदन के सदस्य तक नहीं है। इसे उन्होंने अपनी इज्जत का माखौल उड़ाने की तरह पेश किया। लेकिन जब भरे सदन में जेपी नड्डा ने उनकी इज्जत का फालूदा बना दिया तो उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला। भारत के संसदीय इतिहास में धनखड़ इकलौते राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ दिसंबर 2024 में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। तकनीकी कारणों से यह प्रस्ताव भले नामंजूर हो गया हो, लेकिन यह अविश्वास धनखड़ के लोकतांत्रिक चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र बन गया। धनखड़ का इस्तीफा विपक्ष की शिकायतों पर मुहर की तरह है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा कि 12:30 बजे जगदीप धनखड़ ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अध्यक्षता की थी। तब सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत कई सदस्य बैठक में शामिल थे। शाम को 4:30 बजे बीएसी की फिर बैठक हुई। इसमें नड्डा और रिजिजू नहीं आए और धनखड़ को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई कि वो नहीं आ रहे हैं, जबकि पूरा विपक्ष इस बैठक में शामिल था। जयराम रमेश ने आगे लिखा है कि दोपहर 1 बजे से 4:30 बजे के बीच कुछ गंभीर बात हुई जिसकी वजह से नड्डा और रिजिजू जानबूझकर बैठक में नहीं पहुंचे और धनखड़ ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। बावजूद इसके धनखड़ ने अगले दिन दोपहर में पूरी कमेटी के लिए लंच रखा था, मतलब 22 जुलाई को। तब भी न तो उनकी तबीयत खराब थी और न ही इस्तीफा देने की दूर दूर तक वो सोच रहे थे। इतना ही नहीं, 21 जुलाई को शाम 3:53 पर उपराष्ट्रपति का सचिवालय प्रेस रिलीज जारी करता है कि धनखड़ 23 जुलाई को एक दिन के दौरे पर अपने गृह राज्य राजस्थान जा रहे हैं। पूरा ब्यौरा आता है कि वो किस होटल में रुकेंगे, किन लोगों से मिलेंगे और किन के साथ बैठक करेंगे। मतलब तब तक उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और 23 जुलाई तक खराब होने की कोई स्थिति भी नहीं थी। उस समय तक धनखड़ संसद में ही मौजूद थे और कुछ ही घंटे के बाद खबर आती है कि धनखड़ की हालत बेहद गंभीर है। वो बहुत सीरियस हैं और इतने सीरियस हैं कि दवाई, जांच और डॉक्टर की जगह इस्तीफे से ही आराम मिल सकता है। इसलिए उन्होंने फौरन इस्तीफा दे दिया। लेकिन जाते जाते धनखड़ लोकतांत्रिक मर्यादा का जो चीरहरण कर गए हैं, उसके जख्म भुलाए नहीं भूलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।